जय हिंद आप सभी को। देखिए साइंस की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो से पहले आपने दो वीडियोस देखी होंगी, जिन वीडियोस को देखने के बाद में आपको लगा कि यार साइंस की जो क्लास चल रही है उसके ये जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जो टॉप मोस्ट है, अगली क्लास को भी हमको लेना चाहिए। अगर आपके साथ में सच में ऐसा हुआ है और आप मेरे कंटेंट और पढ़ाने के माध्यम से अगर आप जुड़े हैं और दोबारा इस वीडियो को अगेन नई लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आए हैं, तो रियली ये मेरे लिए बड़ी प्लेजर की बात होगी। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जितना आपने सपोर्ट किया, और लगातार आपके जो कमेंट मुझे मिल रहे हैं वो बड़ा ही मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा डीपली जो है जाने जो है प्रश्न को और ज़्यादा कुरेदने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर टोटल जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं, 11 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर सिलेक्ट किए हैं। ये नंबर सिर्फ क्वेश्चन का है, लेकिन इसके अगर अंदर जाएंगे सब नंबर में जाएंगे तो ये लगभग जो है वो 150 और 300 के 150 और 200 के आसपास टोटल क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट नंबर 3 है, 2 पार्ट आ चुके हैं, देख लीजिएगा। और इसका एक अलग से ही जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है साइंस के नाम से, तो उसको आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम खत्म खराब हो रहा है। देखिएगा सबसे पहला जो प्रश्न है उसको आप देखिएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है। तो बताइए सोच करके, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है। तो दूसरा नाम होता है शुष्क बर्फ। क्या होता है मेरे भाई? शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ जो होता है इसका दूसरा नाम होता है ड्राई आइस। शुष्क बर्फ का मतलब क्या हो गया? ड्राई आइस हो गया। ठीक है, आपने देखा वो ड्राई आइस आपने पता है कहां देखा है? मैं आपको बताता हूं। जब शादी वादी होती है तो उस टाइम पे देखो दूल्हा और जो दुल्हन होती है स्टेज पर जाती है या फिर वो वॉक करते हैं, तो आपने देखा सफेद सफेद धुआं, लगता है कि भाई साहब एकदम जो है वो भगवान जी जो है वो साक्षात आ रहे हैं, और पीछे से सफेद सफेद धुआं एकदम, देखा नहीं देखा, गुब्बारे से बनते हुए। तो वो जो होता है वो ड्राई आइस ही होता है। आप देखिए इमेजिनेशन नहीं करेंगे, इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो कितना होता है पता है? -109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लिख दूं आगे? चलिएगा, जो ड्राई आइस होता है उसको बताता हूं। देखिएगा ड्राई आइस का अगर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो देख लीजिए कितना। एक फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना होता है? 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है इसका टेम्परेचर होता है। ये कितना है? ये माइनस है। कितना है? माइनस है। लेकिन अगर सेंटीग्रेड जो है सेल्सियस की बात करते हैं तो -78 डिग्री जो है सेल्सियस कितना होता है इसका दूसरा, या फिर इसे बोल सकते हैं कितना होता है? -78.5। कितना? -78.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका टेम्परेचर होता है। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो 78.5 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो टेम्परेचर होता है। देख सकते हैं ना। अच्छा भैया फिर इसका काम क्या होता है? आपने देखा हो शादियों में जो वही धुआं करने के लिए, दूसरा होता है कि पदार्थों को, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ठंडा रखने के लिए ताकि वो खराब ना हो। देख सकते हैं ना टेम्परेचर कितना डाउन है। तो ऐसे में, और दूसरी बात ये ना, ये जो बर्फ होती है ड्राई आइस जो होती है, जो ऐसा नहीं है जैसे आपने देखा बर्फ होती है, बर्फ अगर थोड़ा बहुत गर्म माहौल के टेम्परेचर में आएगी तो पिघल करके पानी हो जाती है, लेकिन ये पानी नहीं होती है। ड्राई आइस पानी नहीं होती है, वो सीधे जो है वो एकदम गैस में उड़ जाती है। इसीलिए बड़े ध्यान से जो है इसको रखा जाता है। बहुत ठंडा होता है, इसके पैकेट को खोलना समझ रहे हो ना, 1 सेकंड रखेंगे तो लगेगा कि हाथ हमारा कितना ठंडा हो गया। तो इसीलिए ये जो ड्राई आइस होती है वो सीधे बाष्प बन जाती है, मतलब गैस में परिवर्तित हो जाती है, पानी नहीं बनती है। जबकि सामान्यतः देखा होगा बर्फ जो होता है पिघलने के बाद पानी बनती है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला देखिएगा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? देख कृत्रिम का मतलब हो गया कि आप अपनी तरफ से पका रहे हो, यानी कि देखा है ना, जैसे देखो लौकी होता है, लौकी का साइज कितना होता है? इतना, और उसको और बढ़ा दिया तो इतना कर दिया, होता नहीं होता? तो उसमें इंजेक्शन या फिर दवाई वगैरह दे दिया तो उसका और साइज बढ़ा दिया। केला देखा होगा, पहले जमाने में केला कितना होता था? इतना, अब ससुरा इतना हो रहा है, एकदम मोटा मोटा। तो ऐसे में मतलब बाहर से आप जो प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति भगवान के द्वारा जो पहले से चली आ रही वो नहीं, आप उसे मतलब कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके उसके साथ में कुछ जो है वो है ना उसे चेंज कर रहे हो, उसकी भौतिक बनावट को चेंज कर रहे हो। तो वही वाली बात है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो फलों को अगर पकाने के लिए गैस की बात करते हैं तो उसका नाम होता है एसिटिलीन। कौन सी गैस होती है भाई? वो होती है एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन जो गैस होती है वो गैस क्या करती है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहयोग करती है, हेल्प करती है।
ठीक है ना। एक चीज आपने देखा होगा वेल्डिंग के अंदर भी जो है एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज लिख लीजिएगा, एक यूज यहां लिख दीजिएगा, क्या वेल्डिंग पूछा गया सवाल है, ठीक है, लिख लीजिएगा। वेल्डिंग करने में या कटिंग करने में भी एसिटिलीन जो है वो गैस का इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग करने में या कटिंग करने में एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है, कि जल को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। आपने देखा हो, जब भी आप बाहर देखा होगा तो ज्यादातर जो जल आता है ना, टंकी से जब जल आता है तो उस पानी के अंदर आपने देखा होगा सफेद सफेद पाउडर सा आता है, क्या सफेद सफेद पाउडर जैसा आता है। तो गैस भी होती है, पाउडर भी होता है, लेकिन ओवरऑल वो ये पूछ रहा है कि वो कौन सा रसायन मिलाया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। तो उस रसायन का या उस गैस का नाम है क्लोरीन। क्या मिलाया जाता है बताओ जल्दी से, वो होती है क्लोरीन। कौन सी गैस होती है मेरे भाई, क्लोरीन होती है, और इसका एक पाउडर भी आता है। तो ऐसे में जल को शुद्ध करने के लिए इनका इस्तेमाल हम करते हैं। क्लियर है। अच्छा, इससे संबंधित कुछ चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं। जैसे देखो, दम घोंटू जो गैस होती है वो किसे बोलते हैं, क्या दम घोंटू जो गैस है वो किसे बोलते हैं, आप बताइएगा। दम घोंटू गैस यानी जिससे दम जो है एकदम घुट जाए, क्या दम घोंटू गैस बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ये सीओ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सीओ को, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिएगा दम घोंटू गैस पता है क्या होता है, जैसे कि कोई लकड़ी है पर कोई सामान, मतलब जब वो पूर्ण रूप से जल नहीं जाता है ना, थोड़ा बहुत अधूरा, जैसे कोई किसी लकड़ी को आपने थोड़ा जलाया, उसको भी छोड़ो। जैसे गांव देहात में देखा होगा, माया बहन या कोई भी जब रोटी बना रही होती है चूल्हे पर, तो रोटियां बनने के बाद में कुछ लकड़ियां चूल्हे से रह जाती है ना, तो माँ बाप क्या करते हैं कि उनको बुझा देते हैं, या तो पानी छिड़क देते हैं या फिर बुझा देते हैं या फिर ऐसे। तो ऐसे में क्या होता है, जो वो गैस निकलती है, ठीक है, अधपकी, क्या अधजली जो गैस निकलती है उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरी बात, धुआं कोई समझ लीजिए, जैसे गाड़ी वाड़ियों में से भी निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ऐसे में क्या करता है कि वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सीओ होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, आपके हीमोग्लोबिन के अंदर सांस के माध्यम से अंदर जाएगी, हीमोग्लोबिन में जब वो घुल जाएगी तो वो एक जहर का काम करती है, और ऐसे में दम घुटने से इंसान मर जाता है। जैसे आपने देखा हो ना कि जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो जलेगा नहीं आदमी, लेकिन मतलब या फिर जैसे हीटर बीटर जला के छोड़ दिया थोड़ा बहुत, तो ऐसे में जो इंसान खत्म हो जाता है। आप कहेंगे भैया वो मतलब वो जिंदा क्यों नहीं रहा अगर दम घुटेगा। देखो भाई, वो 10% लोग होते हैं ऐसे जो एकदम जो है वो अचेत अवस्था में होते हैं और फिर वो एकदम जग जाते हैं, लेकिन 90% लोग ना सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो जहर का काम करता है, और बहुत हैवी लेवल का जहर का काम करती है सीओ गैस, इसलिए इसका ध्यान। अच्छा देखो, दम घोंटू हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक है मार्स गैस के बारे में आपने सुना होगा। मार्स गैस किसको बोलते हैं, मतलब मीथेन को बोलते हैं, CH4 को। किसको बोलते हैं, मीथेन को। CH4 जो होता है, मीथेन गैस जो होती है, इसको बोलते हैं मार्स गैस बोलते हैं। अक्रिय गैस, वो कौन सी अक्रिय गैस, जो गुब्बारों या फिर हवाई जहाज के टायरों में भरते हैं। क्यों भरते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है। क्या अक्रिय गैस होती है, और दूसरी बात ये हल्की होती है, वो होती है हीलियम। कौन सी गैस होती है मेरे भाई, हीलियम। हीलियम जो होती है वो ह मतलब हीलियम और ह मतलब क्या होता है, हल्की। तो हीलियम जो गैस होती है वो हल्की होती है, इसीलिए गुब्बारे या टायरों में भर के आपने देखा हुआ एकदम छलांग मारते हैं। क्लियर है समझ में। अच्छा अगला देखिए, प्राणवायु किसको बोलते हैं, प्राणवायु यानी कि जो हमारे प्राणों के लिए जरूरी होते हैं, ऑक्सीजन। कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस होती है भाई, ऑक्सीजन, ठीक है। इनका जो है वो आप याद रखना, ये एक्चुअल में उपनाम है, ये पूछे जाते हैं दम घोंटू गैस किसे बोलते हैं। तो ऐसे में ये चीजें जो ऐसी हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दंत शल्य चिकित्सा यानी कि जो दांतों से समझो ऑपरेशन होता है, उसमें निश्चेतक यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दांत से संबंधित कोई ऑपरेशन हो रहा है तो ऐसे में मतलब उसे सुन्न करने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, आपसे सवाल वो पूछता है। नाइट्रस ऑक्साइड का, किसका, N2 लिखिएगा, N2O, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं मेरे भाई, नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है। ज्यादातर आपने ऑप्शन में यही देखा होगा। तो ऐसे में ये इस चीज को आप याद रखिएगा। इससे संबंधित जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, रेडोन, आर्गन, हीलियम, एक्चुअली में ये इसके ऑप्शन में था, तो ऑप्शन से लेकर के मैंने अलग अलग यहां पर लिख दिया है। रेडोन के बारे में समझिएगा, रेडोन ऑर्गन या हीलियम जो होता है वो क्या काम करता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, और दूसरी बात इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। रेडोन का बताया था क्या होता है, कल मैंने वीडियो में आपको बताया था, रेडोन का होता है Rn।
इसका परमाणु संख्या लिख लीजिएगा। अगर कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। रेडॉन, आर्गन है और हीलियम, इन सबके बारे में बताया। रेडॉन का Rn, इसका परमाणु संख्या होता है 86। कितना होता है मेरे भाई? 86। एक कमेंट आएगा भैया बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको हम याद कैसे करें? याद तो करना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाओगे। देखो रेडॉन का ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो कैंसर के उपचार के लिए होता है, इसका यूज भी आया, ठीक है। रेडॉन का इस्तेमाल किसके लिए, या फिर कैंसर उपचार के लिए इन 3 गैसों में कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना रेडॉन होता है, क्या होता है? कैंसर उपचार, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कैंसर उपचार के लिए। अगला देखिए आर्गन। आर्गन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? AR। परमाणु संख्या कितनी होती है बताओ? 18, ठीक है। तो प्रतीक चिन्ह AR होता है। और परमाणु संख्या की बात करते हैं, ठीक है, परमाणु संख्या की बात करते हैं तो वो कितनी होती है? 18। देखिए आर्गन गैस का इस्तेमाल होता है विद्युत के बल्ब जो होते हैं ना, लाइट के जो लट्टू जिसे बोलते हैं, क्या लट्टू जो बोलते हैं, विद्युत बल्बों के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है भाई? अगला जो सवाल है वो है हीलियम। हीलियम का प्रतीक क्या होता है? He। क्या होता है हीलियम का प्रतीक चिन्ह? He। और इसका परमाणु संख्या आपसे पूछा जाएगा। जब साइंस पढ़ा ही रहे हैं तो एकदम दमदारी से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई? 2 होता है। देखिएगा हीलियम, मैंने आपको बता दिया, हीलियम और ऑक्सीजन का जो उपयोग होता है ना, जो गहरा, एकदम गहरा कोई भी हो, समुद्र हो या फिर कोई भी तालाब हो, तो जो गोताखोर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन मिला करके। सीधी बात है, सिर्फ हीलियम तो नहीं ले सकते, ऑक्सीजन की जरूरत होती है मानव इंसान को। तो ऐसे में हीलियम प्लस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? समुद्री में जब गोताखोर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समुद्री, इसको मैं लिख दूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? लिखिएगा हीलियम प्लस ऑक्सीजन। क्या लिखिएगा? हीलियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों का इस्तेमाल कौन करता है? समुद्री गोताखोर। लिखिएगा समुद्री गोताखोर जो करते हैं, समुद्री गोताखोर जो करते हैं वो हीलियम प्लस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। देखो मुझे याद आ गया समुद्र से, एक्चुअल में देखिएगा ये जब समुद्री गोताखोर होते हैं ना, एक चीज देखा, एक शिप देखा होगा जिसमें माल जाता है, वो गुड्स कैरियर जो है, जो शिप पानी के शिप कहलाते हैं, ठीक है। तेल जाए तो टैंकर, LP तो LPG टैंकर, ठीक है, पेट्रोलियम टैंकर हो गया, क्रूज शिप जिस पर यात्री जो है भ्रमण करते हैं। तो ऐसे में एक शिप होता है डाइविंग वेसल। कौन सा होता है? डाइविंग वेसल। जिस पर मैं लास्ट पिछली बार जब मैं मर्चेंट नेवी छोड़ के आया था तो उस टाइम पर मैं लास्ट मेरा शिप था, ठीक है, यानी उसका नाम था डाइविंग, नाम तो कंपनी का अलग था, ई फ्रांसिस कंपनी, लेकिन वो डाइविंग वेसल मैं बता रहा हूं, डाइविंग वेसल इसी शब्द से संबंधित है। डाइविंग वेसल यानी जिस पर डाइवर्स लोग रहते हैं, समुद्र में गोता लगाने वाले जो लोग रहते हैं, वो उसी शिप पर रहेंगे, उसकी बनावट और उसकी जरूरत को देखते हुए डाइविंग वेसल ही इस्तेमाल किए जाते हैं डाइवर्स के द्वारा, यानी जो समुद्र में गोताखोर है। तो वो हमने देखा है आंखों से हीलियम और ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर, और जहां पर लगता है कि सिलेंडर की भी जरूरत नहीं, फिर भी वो जो है पाइप के माध्यम से भी नीचे छोड़ते हैं। तो ऐसे में इस चीज का इस्तेमाल होता है। चलिए छोड़ो, आगे देखिए धावन सोडा का सूत्र आपसे पूछा जाएगा। सूत्रों को आप ज्यादा से ज्यादा याद करिएगा, तब तो मजा आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो इसका सूत्र लिख लीजिएगा, क्या होता है? Na2, लिखिएगा Na2CO3.10H2O जो होता है धावन, ठीक है, ये धावन सोडा का जो है वो रासायनिक सूत्र है। अगला देखिएगा, अगला मैंने यहीं पर कुछ लिखे हुए हैं जिनका आपको जो है वो सूत्र आपको बताना है, या फिर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप पहली बार जो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कि ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो देखा आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। अब आप समझिएगा, आप पहला देखिएगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का आप अपनी किताब में लिखिएगा, सोडियम सल्फेट का क्या होता है? Na2SO4। लिख लीजिएगा Na2, लिखिएगा Na2SO4। आगे देखिए कास्टिक सोडा के बारे में पता होगा, NaOH। लिखिए कास्टिक सोडा, लिखिएगा NaOH। अगला देखिए लाफिंग गैस के बारे में पता होगा, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O। कौन सा होता है मेरे भाई? N2O होता है। आगे देखो बुझा हुआ चूना, क्या बुझा हुआ प्यार, बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं पता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल टाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिएगा चूना पत्थर के बारे में आपने देखा हो, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3। क्या होता है? CaCO3। आगे देखिएगा अगला सवाल, इसको आप नोट करते जाइएगा मेरे भाई, नोट करते जाइएगा। जिप्सम और फिटकरी के बारे में सुना होगा। जिप्सम का क्या होता है? CaSO4। क्या? CaSO4.2H2O, ठीक है। तो CaSO4.2H2O, ये किसका सूत्र है? जिप्सम का है। फिटकरी का सूत्र बताइएगा, आप जरा कमेंट में लिखिएगा, मेरे बताने से पहले आप फिटकरी का सूत्र लिखिएगा, तब तो मैं मजा आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा।
लिखिएगा, सूत्र लिखिए फिटकरी का K2SO4.Al2, ठीक है, लिखिए K2SO4.Al2 कोष्टक में SO43, क्या कोष्टक में क्या हो जाएगा SO43.24H2O, ठीक है, क्या होता है 24H2O। क्लियर है समझ में? फिटकरी का जिप्सम का क्या बताया था CaSO4.2H2O। देखिएगा ये वाला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज्यादा से सवाल बनते हैं, इसके उदाहरण ही आते हैं, बाकी कोई परिभाषा नहीं आता है कि भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। समझिएगा कि जब दूध होता है, दूध वो दही में परिवर्तित हो जाता है, दूध जो है वो दही बन गया, तो ये कौन सा परिवर्तन होता है? केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन? तो देखिएगा जब किसी की अवस्था पूरा जो है एकदम बदल जाए, क्या एकदम बदल जाए, बताओ पहले क्या था दूध, पहले क्या था दूध, अब क्या बन गया है वो दही। तो मुझे ये बताइए, पहले आप बताइए दूध से क्या बन गया दही, क्या हम दही से वापस से दूध बना सकते हैं क्या? भैया नहीं बन सकता। तो समझ लीजिएगा कि एक अवस्था जब दूसरी अवस्था में चेंज हो गई है, पूरा पूरा चेंज हो गया, केमिकल रासायनिक चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, तो दूध दही में बदल गया, वापस से ये दूध में नहीं बन सकता, तो ऐसे परिवर्तन को केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या भाई बोलते हैं इसे? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिएगा इसके जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अगर कोई चीज वापस से उसी स्थिति में आ जाए, क्या अगर कोई चीज वापस से उसी स्थिति में आ जाए तो फिर समझ लीजिएगा वो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऐसे में देखिए रासायनिक परिवर्तन यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ जो है बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपनी पहली अवस्था में वापस आ रहा है क्या? नहीं आ सकता। इसका देखिए एग्जाम्पल एक बहुत है, मोमबत्ती का जलना। लिखिएगा मोमबत्ती का जलना, सॉरी अगला सवाल दिखा दिया। ये आप देखिए रासायनिक परिवर्तन में लिख लीजिएगा मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, ये कौन सा परिवर्तन है? ये अपना रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है भाई? दिक्कत किसी को नहीं है? मोमबत्ती जले या अगरबत्ती जले, ठीक है, खाने का पचना, खाना अगर पच गया तो वापस थोड़ी वो खाने में पर वो तो गोबर बन गया, तो खाने का पचना, ठीक है, खाने का पचना जो है वो भी रासायनिक चेंज है। मोमबत्ती का जलना या अगरबत्ती का जलना, आप कहेंगे भैया मोमबत्ती अगरबत्ती आया था सवाल में, तो मोमबत्ती जले या अगरबत्ती जले, तो अगरबत्ती का जो जलना है वो भी क्या है बताओ? वापस से जल के वापस बन सकती है? नहीं भाई। अब देखो भौतिक परिवर्तन ऐसा चेंज जिसे आप दोबारा से जो है रिसाइकिल कर सकते हैं। जल होता है, पानी होता है, पानी का वाष्प में बनना, पानी का वाष्प बनना, लिखिएगा पानी का, लिखिएगा भाई जल्दी से, पानी का वाष्प बनना। एक बात बताइए, पानी था, गर्म हुआ, वाष्प बना, बारिश हो, बादल जम गया, फिर वापस नीचे आ गया, पानी नीचे से गया, वापस नीचे पानी आ गया, तो ये क्या हो गया? वही रिसाइकिल हो गया ना, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। देखो एग्जांपल इसको लिख लीजिएगा, पानी का जो है वो वाष्प बनना। एक होता है मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल जाएगी, वापस से रस्सी डालो दोबारा बन जाएगी। एक होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ का बनना, ये भी होता है। जैसे चीनी नमक का पानी में घुलना, पानी में मिश्रण होना, ये भी कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब का जलना, लट्टू जल गया, क्या विद्युत बल्ब का जलना, ये भी उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। या रबर बैंड का खींचना, ऐसे खींचो फिर छोड़ दो फिर वापस वही आ जाएगा, तो रबर बैंड का जो है खींचना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बादलों का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अब लिखाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मौखिक बोल रहे हैं। देखिए फेरम जो है किसका लैटिन नाम है? बताओ जल्दी से, फेरम जो है वो किसका लैटिन नाम है? भाई देखिए लैटिन नाम आप ज्यादा याद मत करना, लेकिन इसका जरूर याद कर लेना, मैंने कई बार देखा हुआ है, ठीक है। तो फेरम जो है वो किसका लैटिन नाम बताओ? लोहा का या जस्ता का? फेरम जो होता है वो होता है लोहे का। किसका? लोहा का। किसका होता है भाई? लोहा का, Fe। लोहे का जो है लैटिन नाम क्या होता है? फेरम। किस का लैटिन नाम है? तो लोहे का जो है वो फेरम जो है वो लैटिन नाम है। क्लियर है? समझ में कोई दिक्कत है किसी को? अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर का जो कॉपर का जो लैटिन नाम है वो क्या होता है? क्यूप्रम। ठीक है, लिख लीजिएगा कॉपर, लिखिए भाई, पूछा है कॉपर, तो कॉपर का क्या होता है? क्यूप्रम। क्या होता है? क्यूप्रम जो होता है ये लैटिन नाम है। कौन से नाम है? ये अपने लैटिन नाम है। ये 3-4 हैं जिनको आप याद कर लेना, ठीक है, और लोहे वाला जरूर याद करना। तो कॉपर का क्या हो जाएगा? क्यूप्रम। क्या होगा? कॉपर का क्या हो जाएगा? क्यूप्रम। अच्छा सिल्वर, Ag। सिल्वर का क्या होता है पता है? अर्जेंटम। कौन सा होता है सिल्वर का? लिखिएगा, सिल्वर का क्या होता है? Ag सुन रहे हो, ठीक है। तो सिल्वर का क्या होता है? अर्जेंटम। क्या होता है मेरे भाई? अर्जेंटम। क्या होता है? सिल्वर का क्या होता है? अर्जेंटम। जिंक का सुना होगा, जिंक का, जिंकम,
जिंक का Zn का पता है, जिंक का क्या होता है? तो जिंक जो होता है Zn, तो इसका होता है जिंकम। क्या होता है इसका लैटिन नाम? जिंकम होता है। क्लियर है? तो जिंक का, कॉपर का, एक और लिख लीजिए टंगस्टन। टंगस्टन का पता है क्या होता है? बोल्फ्राम। क्या होता है? टंगस्टन का लिख लीजिएगा, बोल्फ्राम लिखिएगा। टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का क्या होता है? बोल्फ्राम। क्या होता है? बोल्फ्राम जो है ये किसका नाम है? ये टंगस्टन का नाम है। क्लियर है भैया? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को नहीं होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है वो आप देखिएगा हमारे ओके देखिएगा। मैं शायद कुछ भूल गया था, एक सवाल जो है यहीं पर वनस्पति और जो वैज्ञानिक नाम से संबंधित है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ जल्दी से। मैं यहीं पर जोड़ देता हूं, एक्चुअली वो सवाल मैंने लिखा नहीं, तो बताइएगा आम का। अरे यार ये तो वनस्पति, ठीक है चलो लिख लीजिएगा। आम का वैज्ञानिक नाम बताओ। ठीक है, आम का वानस्पतिक नाम जो है वो आपको बताना है। ठीक है, बताओ जल्दी से। पर देखो प्याज, मुझे बताओ प्याज का जो है वो वनस्पति वाला नाम क्या होता है? प्याज को क्या बोलते हैं बताओ? एलियम, एलियम सेपा लिखिएगा। प्याज का बोलते हैं एलियम, लिखिए भाई एलियम सेपा। क्या बोलते हैं? एलियम सेपा। तो एलियम सेपा जो है वो प्याज का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? एलियम सेपा जो है वो प्याज का वैज्ञानिक नाम है। क्लियर है भैया? दूसरा देखिएगा। ठीक है, अच्छा लहसुन का क्या होता है? लहसुन का होता है एलियम सेंटिबम। क्या होता है? एलियम सेंटिबम लिखिएगा, एलियम, एलियम सेंटिबम। ठीक है, एलियम सेंटिबम जो है वो किसका नाम है? लहसुन का नाम है। आम का नाम क्या है मैंने आपसे पूछा है, तो आम का होता है मैगीफेरा इंडिका। लिख लीजिएगा मैगीफेरा, लिखिए भाई मैगीफेरा। ठीक है, इंडिका। क्या हो गया? इंडिका। ये किसका नाम है बताओ? इंडिया में एकदम आम खूब धुआंधार अब चालू हो रहा है, तो आम जो है मैगीफेरा इंडिका जो है इसका वनस्पति वाला नाम है। अगला देखिएगा, यहीं पर मैंने आपको बता रखा है वैज्ञानिक नाम आपसे पूछते जाते हैं, तो इन जानवरों के नाम जो है वो आपको याद कर लेना है। आपसे अगर पूछे कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या, कुत्ता का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेमिलियारिस। लिखिएगा फेमिलियारिस। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये कुत्ते का नाम है। ठीक है, फेमिलियारिस। अच्छा भैंस का क्या है? क्या भैंस का क्या है पता है? बोवालस। लिख लीजिएगा भैंस का क्या नाम है? बोवालस। क्या नाम है मेरे भाई? बोवालस जो नाम है ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली यानी कैट। क्या? बिल्ली यानी कि कैट। तो बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है बताओ जल्दी से वो क्या? क्या लिख लीजिएगा? फेलिस। लिखिएगा फेलिस, फेलिस कैटस। तो फेलिस कैटस जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? बिल्ली का। अच्छा गाय का क्या है? गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, होता नहीं बचपन में कहावत। तो गाय एकदम बॉस होती है, सभी जानवरों में एकदम बॉस है, तो बॉस टॉरस। लिखिए गाय का, लिख लीजिएगा बॉस टॉरस। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा बॉस टॉरस जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? ये जो है गाय का है। तो वैज्ञानिक हो गया कुत्ता का फेमिलियारिस, भैंस का हो गया बोवालस, बिल्ली का हो गया फेलिस कैटस और गाय का हो गया बॉस टॉरस। क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, विटामिन से संबंधित सवाल आते हैं तो उनको आप ध्यान से रखिए। हमारे शरीर में कौन सी विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है? बताओ जल्दी से, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है? विटामिन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। आपने सुना होगा भाई, वो कौन सी है पता है? विटामिन डी है। कौन सी है मेरे भाई? वो है विटामिन डी। क्लियर है? तो सूर्य से प्राप्त होने वाली विटामिन जो है वो विटामिन डी होती है। देखिएगा ये सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है, और एक और चीज ये मछलियों के तेल में भी जो है पाई जाती है। विटामिन डी जो है खाली सूर्य से नहीं, सूरज की रोशनी से भी मिलती है और मछली का जो तेल होता है ना उससे भी प्राप्त हो जाती है। अच्छा दूध में भी विटामिन डी जो है देखी जाती है। अच्छा इसकी कमी से होने वाला रोग बताओ क्या? जिसमें हड्डियां जो होती हैं शरीर की वो एकदम मुलायम हो जाती हैं, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है वो बताना है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा रोग। रोग बताओ विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। कौन सा होता है मेरे भाई? रिकेट्स होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। क्लियर है भाई? क्या होता है? रिकेट्स जो होता है वो रोग हो जाता है जिसमें आपकी हड्डियां जो होते हैं वो एकदम मुलायम पड़ जाती हैं, थोड़ा दौड़ो भागो कोई काम करो तो एकदम टूट जाएंगे। क्या? एकदम टूट जाएंगे, पूरी संभावना है। देखिएगा अब आप समझिए विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। क्या? ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी। लिख लीजिएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी लिखिएगा भाई, लिखिएगा विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है?
बेरी बेरी रोग होता है। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं किसी को? यानी और बेरी बेरी जो होता है ना वो हरी सब्जियों से प्राप्त, जो हरी सब्जियों से तो बहुत ज्यादा जो विटामिन है वो प्राप्त हो जाती है, लेकिन स्पेशल आप जो है याद। अच्छा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। क्या होता है? जो स्कर्वी है, जो स्कर्वी रोग है वो क्या है पता है? विटामिन सी की कमी से होता है। पता है स्कर्वी क्या होता है? पता है मसूड़ों में जो आपके सूजन आ जाती है, खून आता है, वो स्कर्वी की वजह से ही होता है। एक सवाल पूछा गया था आपसे कि अंडे से प्राप्त होने वाली कौन सी विटामिन है? बताओ जल्दी से। अंडे से, ठीक है। तो स्रोत की बात करते हैं, ये पूछा गया सवाल है। अंडे से प्राप्त होने वाली जो विटामिन है वो विटामिन सी है। कौन सी है? विटामिन सी है। ज्यादातर खट्टे फलों में आपने देखा होगा, जैसे संतरा, कीवी, नींबू। लिख दो, चलो लिख लीजिएगा। संतरा, कीवी या नींबू, ठीक है। संतरा, कीवी, नींबू, ये अंगूर, टमाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा अंगूर, टमाटर, ठीक है। ये जो है टमाटर, इनमें जो है वो आपको विटामिन सी देखने को मिल जाती है। बाकी इनके वैज्ञानिक नाम क्या है वो सब छोड़ दीजिएगा। अब देखिए अगला सवाल देखिए, मलेरिया और कुष्ठ रोग में से कौन सा जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? मलेरिया या फिर कुष्ठ? तो मलेरिया और कुष्ठ में से कौन सा रोग है पूछा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा याद करने वाला सवाल होता है। तो मलेरिया और कुष्ठ में से कौन सा जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? तो जो कुष्ठ है ना भाई, कुष्ठ जो जिसे आप हैंसेन रोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। कौन सा है मेरे भाई? ये आपका कुष्ठ रोग जो होता है ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। किससे? जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। अच्छा, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम भी पूछा गया था, हैंसेन रोग भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हैंसेन। लिख लीजिएगा, हैंसेन रोग, ठीक है। हैंसेन रोग जो है किसे बोलते हैं? ये कुष्ठ रोग को बोलते हैं। तो ये किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है मेरे भाई? ये जीवाणु से होता है। मैं यहीं पर एक बार ऐड कर देता हूं। क्या मैं यहीं पर एक बार ऐड कर दे? चलो मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। लिखिएगा, ए डाल के लिख लीजिएगा, जीवाणु, ठीक है। जीवाणु से होने वाले बैक्टीरियल जो डिसीजेज होती हैं, जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। देखिए कुष्ठ रोग तो होता ही होता है, लेकिन जीवाणु से जैसे टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, टीबी, ठीक है। तो टाइफाइड क्या लिखिएगा? टाइफाइड, ठीक है। लिखिएगा टाइफाइड, हैजा या फिर क्षय रोग, टीबी जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्षय रोग जो होता है वो भी इसी से होता है, ठीक है। तो क्षय रोग हो, टाइफाइड हो या फिर हैजा हो। क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत है नहीं? अगला सवाल देखिए, वायरस से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में बताइएगा। वायरस से जैसे देखो जुकाम होता है, कोविड-19, एबोला। लिख लीजिएगा, ये बहुत सिंपल है। देखिए लिखिएगा जुकाम, एबोला या कोविड-19। क्या कोरोना जो था वो किससे हुआ था? पता है वो वायरस से ही तो हुआ था। किससे हुआ था? वायरस से हुआ था। HIV हो जाती है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। क्या इन्फ्लुएंजा हो जाता है, HIV हो जाती है, डेंगू हो जाता है। यार कितना बताओ, डेंगू हो जाएगा, HIV हो जाएगी, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। क्या? इन्फ्लुएंजा। ये लिख लेना, ये सोच रहा हूं कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, डेंगू, HIV, जुकाम, इबोला और कोविड। अच्छा ये बताओ, सहारनपुर में जुकाम को क्या बोलते हैं पता है? नजला। क्या बोलते हैं? नजला, ठीक है। ये पहली बार सुना, सोच रहा पता चीफ साहब हमारे एकदम नजला हो रहा है। कहे भैया ये कौन सी बीमारी हो गई यार? नजला जुकाम को बोलते हैं, ठीक है। देखो अच्छा, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी, मतलब प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है? जैसे देखिए मलेरिया होता है, काला जार जो होता है वो भी इससे होता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा मलेरिया, ठीक है। मलेरिया या काला जार, ठीक है। तो इसको मेरे भाई याद रखना, बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। अच्छा ये बताओ, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? चलो यहीं पर कर देते हैं, विश्व मलेरिया दिवस। लिखिएगा भाई, विश्व मलेरिया दिवस। बताओ जल्दी से, विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? और अच्छा एक और सवाल पूछा गया था, विश्व हेपेटाइटिस। लिखिएगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस। लिखिएगा विश्व हेपेटाइटिस, ठीक है। विश्व हेपेटाइटिस जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? बताओ जल्दी से। यानी इन बीमारियों के प्रति जागरूकता कैसे समाज में फैलाई जाए। तो विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है पता है कब? 25 अप्रैल को। लिखिएगा भाई, कब? 25 अप्रैल को जो वो सेलिब्रेट, मतलब इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो कब मनाया जाता है पता है? 28 जुलाई को। क्या? 28 जुलाई को क्या होता है?
28 जुलाई को मनाया जाता है। एक और चीज बताऊं, ये जो हेपेटाइटिस है ना भाई, ये वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है, पूछा गया था, वायरस से होने वाला जो रोग है वो हेपेटाइटिस है। अच्छा देखो, दिवस मैंने बताया तो मुझे याद आ गया, दिवस को लेकर के मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक लगभग आपको 104 या 105 मोस्ट इंपोर्टेंट डेज बताए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूर रट्टा मार लेना, बाकी आपकी इच्छा है भैया। अगला देखो, कमी से होने वाले रोग, बताओ प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है? प्रोटीन की कमी से दो बताए थे, सबसे मेन बताया था मैंने, क्या पता है? क्वाशियोर लिखिएगा, ठीक है, लिखिए क्वाशियोर कोर, ठीक है, क्वाशियोर कोर जो रोग है वो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। एक और भी होता है मेरास्मस, लिखिएगा मेरास्मस जो है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। तो ये वाला जो है ना, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? घेंगा। क्या होता है मेरे भाई? जो घेंगा रोग है वो किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्ताल्पता, ठीक है, लिखिएगा रक्ताल्पता जो होता है वो आपका आयरन की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती है, वो कमजोर हो जाती है, ठीक है, लिखिएगा कमजोर हड्डियां, ठीक है, कमजोर हड्डियां होना या मांसपेशियां होना, बात एक ही है, क्लियर है? चलिएगा, ये आपका हो गया। अब इसके बाद में ये वाला पॉइंट बचा हुआ है, ये आपके रोगों के नाम है और इससे प्रभावित होने वाले कौन कौन से अंग हैं वो आपको बताना है। तो अल्जाइमर जो होता है, अल्जाइमर जो रोग होता है, इससे प्रभावित कौन सा होता है? बताओ, नाक या मस्तिष्क? मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है मेरे भाई? मस्तिष्क जो होती है वो अल्जाइमर जो रोग होता है उसकी वजह से हमारा जो मस्तिष्क है वो काम करना खत्म कर देता है, मतलब कम तो मतलब, लेकिन याददाश्त से संबंधित है। अच्छा, ये अगला है डिप्थीरिया। क्या? डिप्थीरिया जो रोग होता है ये किसको प्रभावित करता है? नाक और गले को, लिख लीजिएगा, नाक और गले को, ठीक है, नाक और गला को जो प्रभावित करता है डिप्थीरिया करता है। कंठमाल, ये तो कंठ वाला हो गया, तो सीधी बात है लार ग्रंथियों को प्रभावित, सूजन पैदा कर देता है, ठीक है, तो लार ग्रंथियों को जो है वो प्रभावित करता है, वो कौन करता है? कंठमाल। अच्छा, गोनोरिया क्या करता है? ये पूछा क्या था, गोनोरिया क्या करता है, ठीक है, बताइए। ऐसा गोनोरिया जो है वो किस को प्रभावित करता है? एक्चुअली में गोनोरिया जो होता है ना, ये प्रजनन तंत्र को प्रभावित कर देता है। किसको? प्रजनन तंत्र को, ठीक है, प्रजनन, लिखिए, प्रजनन तंत्र को जो है प्रभावित कर देता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट है 11 नंबर का, ये आपको बहुत अच्छे से जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई, इसलिए जो है वो ध्यान रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बताओ, कोशिका का सेल यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, जो कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? बताओ जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं? बताओ, लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यही से संबंधित मैं थोड़ा 2-3 चीजें हैं जिनको आपको पता होना। अच्छा बताओ, कोशिका की रसोई किसे बोलते हैं? बताओ, लिखो जल्दी से, कोशिका की रसोई, खत्म करते हैं, ठीक है, अब नहीं बताएंगे ज्यादा। कोशिका की रसोई, बताओ जल्दी से, कोशिका की रसोई जो है वो किसको बोला जाता है? और कोशिका की आत्मघाती थैली भी आपने सुना होगा, ठीक है, सो साइड बैग लिखिएगा, कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं? बताओ जल्दी से। तो कोशिका की रसोई और कोशिका की आत्मघाती थैली। एक और होता है कोशिका का मस्तिष्क, लिखिएगा, कोशिका का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क, किसका? कोशिका का मस्तिष्क जो होता है, अल्जाइमर रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो बताओ कोशिका की रसोई किसको बोलते हैं? कोशिका की रसोई किसे बोलते हैं पता है? हरित लवक को बोलते हैं। कोशिका की रसोई किसे बोलते हैं? हरित लवक को बोलते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हरित लवक को। लिखिएगा हरित लवक, क्या? हरित लवक, यानी कि इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। लिख लेना इंग्लिश में, क्लोरोप्लास्ट। एक होता है कोशिका की आत्मघाती थैली, किससे बोलते हैं पता है? लाइसोसोम को। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। ये वाला तो पता होगा, बिल्कुल पता होगा, लाइसोसोम। ठीक है भाई, लाइसोसोम को बोलते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किससे बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं। जिसे अंग्रेज में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो कोशिका का मस्तिष्क किससे बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं मेरे भाई?
अरे केंद्रक कैसे लिखा जाएगा, लिखिएगा केंद्रक, केंद्रक, चलो लिख लीजिएगा अपने। तो केंद्रक को क्या बोलते हैं पता है, केंद्रक जो होता है कोशिका का मस्तिष्क होता है। आई होप कि आपने 11 क्वेश्चन नहीं थे, आप जोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि चीफ साहब आपने तो एकदम जो वो एकदम मजा उठा दिया क्या। ये देखिएगा सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन मात्र ये 11 थे, क्या क्वेश्चन मात्र ये 11 थे, लेकिन चीजें तो बहुत और ज्यादा थी। चलिए उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको जो है ना एकदम समझ में आया होगा। पहले पेज पर ही मैं आपको लेकर के आया हूं, तो मैंने क्या लिखा था कि अत्यंत आवश्यक क्वेश्चंस है। आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं। साइंस पढ़ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपका जो है वो है ना बायोलॉजी है। तो सीधी बात है उनमें से जो मेन बहुत बेसिक से जो टॉपिक्स हैं यार एटलीस्ट उनको तो हमें कवर करना ही पड़ेगा। तो ये जो आ रहा है ना, ये जो क्लासेस आ रही हैं, ये जो 10 सेट कराऊंगा, सिर्फ 10 सेट कराऊंगा, इन्हें आप कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए जरूर देख करके जाना। मैं कोई फेमस या विख्यात टीचर नहीं हूं, तो ऐसे में आप अगर ये सोचें कि हो सकता है जरूरी ना हो, तो फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाएंगे, फिर वो आपके विश्वास की बात है। क्या आपके विश्वास की बात है? तो ऐसे में आप मेहनत करिएगा। जबकि साइंस मेरा इतना अच्छा टॉपिक है नहीं, बट होता क्या है ना, जब आपको कोई चीज पढ़ानी होती है तो फिर उसे बहुत अच्छे तरीके से जो है चीजों को पढ़ते हैं, तो ऐसे में नोट्स काम आते हैं। तो नोट्स जरूर बनाइएगा आप। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। क्या ये फॉर्मेलिटी के लिए शब्द नहीं बोल रहा हूं, शेयर नहीं करेंगे क्लास जो है वो बंद हो सकता है, और बंद हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो है वो समय लगता है। ड्यूटी के अलावा भी जो है आपके लिए समय निकालना एक बड़ी चीज होती है। बाकी तो अदर कंटेंट भी होता है जिसमें हमें समय नहीं लगता है, बट ये क्लासेस जो होती है इनमें समय लगता है। चलेगा। हाँ, आपके कुछ कमेंट थे भैया पब्लिक रिएक्शन में जाकर के जो है पब्लिक वाली वीडियो बनाइए, बच्चों का इंटरव्यू लीजिएगा। वो अब उसके लिए भाई दोस्त समय नहीं है, उसके लिए समय चाहिए होता है लगभग 5 से 6 घंटे का समय एक वीडियो के लिए चाहिए। रिकॉर्ड, आना जाना, खाना, मतलब वो भाई बहुत तामझाम होता है उसमें। तो ऐसे में वो काम एक से नहीं होता है दोस्त। अभी तो मैं उसके लिए जो है अवेलेबल भी नहीं हूं, तो बिल्कुल जब भी समय मिलेगा तब उसे देखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नॉलेज और जानकारी मिलेगी वो इन क्लासेस के अंदर मिलेगी, ना कि उनके अंदर। उसमें क्या होता है, मजा आता है, सामने वाला कुछ भी बोल रहा होता है तो एकदम मजा सा आता है। अब तुम्हारे मजे के चक्कर में यार इतना जाओ आओ और इतना जो है वो समय नहीं होता है भाई। ड्यूटी करके आओ, 8 घंटे का बीच में रेस्ट होता है, फिर ड्यूटी, फिर 8 घंटे का रेस्ट, 24 घंटे में से 16 घंटे रेस्ट, 8 घंटे ड्यूटी। तो ऐसे में 8 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं। चलो छोड़ो, अपना आप ध्यान रखिएगा। जितने भी बहनों ने इस वीडियो को देखा है, जितने भी भाइयों ने देखा है, वो जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर एक बार क्लास को भेज देना। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति इसका इंतजार कर रहा हो जिसको इस तरह की क्लासेस की सख्त जरूरत हो और शायद वो न मिल पा रही हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इससे पहले 2 वीडियोस हैं वो देख लेना। प्लेलिस्ट है स्टैटिक जीके एंड यूपी जीके का, वो आप जरूर देख के जाना। लगभग 45 वीडियोस हैं। थैंक यू।